दोस्तों, कॉपी और किताबों से दोस्ती करने वाला एक लड़का जो कि राजस्थान के भरतपुर का रहने वाला है, जब भी उसका कॉपी किताबों से मन ऊब जाता था तब वो अपने मन को हल्का करने के लिए टेलीविज़न खोलकर हमेशा क्राइम पेट्रोल या सावधान इंडिया देखा करता था। जब वो ज़्यादा देर तक देखता था तो एक दिन उसकी माँ उससे कहती है कि बेटा, जब भी देखो तुम क्राइम पेट्रोल देखते रहते हो, आखिरकार तुम्हारे इरादे क्या हैं? अक्सर आपने सुना होगा कि क्राइम पेट्रोल देखकर लोग अपराधी बन जाते हैं, क्राइम पेट्रोल देखकर नई नई तरकीब सीख जाते हैं। लेकिन यह लड़का कुछ और सोच रहा था, यह लड़का कुछ और कर रहा था। मन ही मन कुछ उसने ठान लिया था यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करने का। दरअसल उसने बीटेक की पढ़ाई कर रखी थी और बहुत ही शार्प माइंड, बहुत ही ब्रिलियंट और बहुत होशियार भी, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और वो जब यूपीएससी के एग्ज़ाम में बैठता है तो 160वीं रैंक लेकर आता है। पूरे भारत में 160 रैंक का मतलब है कि उसको मिलता है आईपीएस का कैडर। और आईपीएस का कैडर मिलने के बाद 2020 में उसकी ट्रेनिंग और 21 में ट्रेनिंग पूरी होती है। और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उत्तर प्रदेश के जिला प्रयागराज में उसको पहली पोस्टिंग मिल जाती है। दोस्तों, जब पहली पोस्टिंग मिल जाती है और एक ऐसा केस सामने आता है जिसको हल करने में बड़ी दिक्कतें हो रही थी, मगर उसने अपना सिक्स्थ सेंस लगाया, वही वाला जो क्राइम पेट्रोल में उसने सीखा था। जब इस केस को हल करता है, जो हल करने के बाद उस केस की गूंज सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ी तेज़ी से फैल जाती है। और जितने लोग भी इस केस के बारे में सुन रहे हैं वो लोग उस लड़के को सलूट करने पर मजबूर हो जाते हैं। आप भी शायद इस कहानी को सुनने के बाद आप भी उस लड़के को एक सलूट, एक लाइक तो ज़रूर करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम जी। मैं दिलीप यादव। आज की ये सच्ची घटना है, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है प्रयागराज। प्रयागराज का एक थाना लगता है घूरपुर। दरअसल 4 अप्रैल 2022 का ये वाक़या है। सुबह के लगभग 10 बज रहे होंगे। एक लड़का जो कि आईपीएस क्वालिफाई करने के बाद एज ट्रेनी, किसी भी आईपीएस ऑफिसर को पहली जो पोस्टिंग होती है वो थानेदार के रूप में होती है। तो घूरपुर थाने में इनकी पोस्टिंग हो जाती है। थाने में जाने के बाद वहाँ पर कांस्टेबल, दरोगा और इंस्पेक्टर जितने भी होते हैं सबसे इंट्रोडक्शन किया जा रहा था। एक दूसरे से नाम पूछा जा रहा था, अपने बारे में भी कुछ बताया जा रहा था। तभी अचानक ही एक महिला और एक पुरुष जिसकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास रही होगी, वो दोनों रोते हुए, बिलखते हुए थाने पहुंच जाते हैं। रोते हुए कहते हैं कि साहब, मेरी बेटी को बचा लीजिए। जब वो महिला बार बार एक ही बात लगातार थाने में आकर कहती है तो इंट्रोडक्शन तो बीच में छोड़ दिया जाता है और एक सिपाही से कहा जाता है कि जो महिला और पुरुष जो बाहर हैं उनको अंदर भेज दीजिए, उनसे बात करेंगे। अब जब बातचीत करने का नंबर आता है तो वो महिला रोते हुए कहती है कि साहब, मेरी बेटी जिसकी उम्र 17 साल के आसपास है, वो अचानक 17 मार्च 2022 को घर से लापता हो गई थी। ऐसी कौन सी जगह है, ऐसी कौन सा दोस्त है जहां हमने तलाश नहीं किया है? तमाम कोशिशें हमारी बेकार हो गई हैं। हमने आपके थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया है लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती है। आपकी पुलिस सुनती ही नहीं है, कोई कार्रवाई ही नहीं कर रही है। जो पहले यहाँ के इंचार्ज थे वो जा चुके थे, नए आईपीएस ऑफिसर ने ज्वाइन किया था। दोस्तों, अब आईपीएस ऑफिसर ने कहा, माँ तुम परेशान मत हो, मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आपकी बेटी को ढूंढ कर लाने की। 1-2 दिन का समय गुजर जाता है लेकिन आईपीएस ऑफिसर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। दिमाग थोड़ा चकरा जाता है कि करें तो आखिर क्या करें। जिस लड़के पर शक था उस लड़के के नंबर पर फ़ोन करते हैं तो लड़का आता है और उसका माँ बाप भी साथ में आते हैं। जब पूछा जाता है तो लड़का कहता है कि मेरे संपर्क में नहीं है। उसके माँ बाप भी कहते हैं, यही बात कहते हैं कि मेरे संपर्क में नहीं है। और उसके जो दोस्त होते हैं वो भी यही बात कहते हैं कि वो मेरे संपर्क में नहीं है। उनके जितने भी कॉन्टैक्ट में लोग थे सबने हाथ खड़े कर दिए थे, हमारा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है। अब आईपीएस ऑफिसर करे तो क्या करे। 2 दिन बीतने के बाद वही दोनों हस्बैंड वाइफ फिर थाने पहुंच जाते हैं और थाने में जाकर अपने हिसाब से पूछने लगते हैं कि साहब, हमारी संतोषी का कुछ पता किया? दरअसल उस लड़की का नाम था संतोषी। उस लड़की के बारे में उसकी माँ फिर से रोने बिलखने लगती है और बताती है। तब एक जो नाम है सुरजीत, जिस लड़के पर शक था, तो माँ उसका फेसबुक पर फोटो दिखाती है। एक फ़ोटो को दिखाते हुए अचानक से आईपीएस ऑफिसर की नज़र पहुंच जाती है फेसबुक की टाइमलाइन पर। और टाइमलाइन के
उस फोटोग्राफ्स पर पहुंच जाती है जिसको अभी 24 घंटे पहले अपडेट किया गया था। अब 24 घंटे पहले अपडेट किया है, सारे नंबर बंद हैं, तो आखिरकार किया जाए तो क्या किया जाए। आईपीएस ऑफिसर एक टीम गठित करते हैं और उस टीम में एसआई पंकज कुमार होते हैं, कांस्टेबल हरिकेश और महिला कांस्टेबल सरोज मौर्य और महिला कांस्टेबल कीर्ति गुप्ता। इन 4-5 लोगों की टीम बनाई जाती है। इनसे कहा जाता है कि हर संभव जो भी हो सके प्रयास करिए और मुझे ये लड़की संतोषी हर हालत में चाहिए। लेकिन समय बीतता जाता है और लड़की के माँ बाप का दबाव लगातार बढ़ता चला जाता है। उनके जो आंसू थे, उनकी जो पीड़ा थी, परेशानी थी, ये आईपीएस ऑफिसर देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार उन्हें एक ऐसी पोस्टिंग मिली थी जिसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। अब जिम्मेदारी को निभाने का वक्त आ चुका था। निभाएं तो कैसे निभाएं? तभी उन्हें अपने पुराने दिन याद आते हैं जो क्राइम पेट्रोल में देखा था उन्होंने। कई बार आदमी देखकर अपराध कर लेता है, लेकिन इन्होंने अपराध करने के लिए नहीं बल्कि केस को हल करने के लिए अपना दिमाग लगाते हैं। और यह सुनकर आप भी खुश हो जाएंगे कि वाकई बहुत अच्छा काम किया है। एक कोमल नाम की एक लड़की की फेसबुक आईडी बनाई जाती है, बेहद खूबसूरत उसका फोटो लगाया जाता है और उस लड़की की जैसे ही फेसबुक आईडी बनाई जाती है तो एक दिन में ही 100 से ज़्यादा फ्रेंड रिक्वेस्ट आने लगती हैं। जब फ्रेंड रिक्वेस्ट आती हैं तो सबको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अब जैसे 100 फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया गया था तो अगले दिन पता चलता है कि 500 से ज़्यादा फ्रेंड रिक्वेस्ट इस आईडी पर आ चुके हैं। अब करें तो क्या करें? उन्होंने कुछ और सोच रखा था। अब उसी सुरजीत को ये फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, कोमल नाम की लड़की की जो आईडी है उसी से, और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद साथ में एक मैसेज कर दिया, हाय हैंडसम, क्या तुम सच में इतने हैंडसम हो या फिर किसी विशेष ऐप का इस्तेमाल कर रखा है? तारीफ किसको नहीं अच्छी लगती है। उस लड़के की तारीफ की गई थी तो इसीलिए वो लड़का भी खुश हो जाता है। साथ ही जब उस लड़के ने इस कोमल की फेसबुक आईडी को चेक किया तो कई सारे फोटोग्राफ्स रखे हुए थे, एक से एक सुंदर फोटोग्राफ्स थे। मगर जब लड़की कहती है कि हाय हैंडसम, तुम कैसे हो, क्या तुम वाकई में इतने सुंदर हो या फिर किसी ऐप से बना रखा है, तो उस लड़के के अंदर भी एक जिज्ञासा जाग जाती है बातचीत करने की और बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब दिन हो या रात हो, वो जिस लड़की को लेकर गया हुआ था, जिस लड़की के साथ था, उसको तो भूल जाता है। अब फेसबुक की दुनिया में वो खो जाता है। कोमल से बातचीत करना शुरू कर देता है। बातचीत का सिलसिला कुछ ज़्यादा बढ़ने लगता है तो लड़की कहती है कि रात में मुझसे कभी बात मत करना, जब भी बात करना तो दिन में करना, क्योंकि मेरी मम्मी और पापा अगर किसी ने भी देख लिया तो मेरी शामत आ जाएगी। तो लड़का पूछता है कि तुम कहाँ रहती हो? तो लड़की बताती है कि मैं गोरखपुर में रहती हूँ और फिलहाल पढ़ाई कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारी आईडी देखी तो तुमसे बात करने का मन किया। तुम वाकई में बहुत अच्छे लगे, बहुत हैंडसम हो। जब ये मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करती है तो उस लड़के के मन में इस लड़की के प्रति लड्डू फूटने लगते हैं और ये बातचीत का सिलसिला शुरू रहता है। एक दिन अचानक वो लड़का दिन के समय में वीडियो कॉल कर देता है और जैसे वीडियो कॉल का सिग्नल बजता है मोबाइल के अंदर तो आईपीएस ऑफिसर को भी थोड़ा परेशानी होती है कि अब करें तो क्या करें। तभी उन्हें याद आता है कि मैंने तो एक टीम बनाई थी, टीम में 2 लड़कियां थी, एक का नाम कीर्ति गुप्ता, दूसरी का नाम सरोज मौर्य। तो जल्दी से वो आवाज़ लगाते हैं, एक महिला कांस्टेबल जल्दी से इधर आओ। तो कीर्ति गुप्ता आती है। कीर्ति गुप्ता आने के बाद कहती है कि सर क्या करना है? कहते हैं कि एक काम करो, इससे बातचीत करो। कीर्ति गुप्ता भी बहुत सुंदर है, खूबसूरत है और जो सारे फेसबुक पे फोटोग्राफ्स थे वो इसी के लगे हुए थे, इन्हीं के थे, और जल्दी से क्लिक करके बातचीत करती है। तो वही हाय हैंडसम कैसे हो, वो लड़का खुश हो जाता है कि मैं जो बात कर रहा हूँ सही लड़की से बात कर रहा हूँ, कोई गलत लड़की नहीं है। अब यहाँ से बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। लड़की कहती है कि तुम कहाँ हो, क्या करते हो या क्या नहीं करते हो, उसकी बारीकियाँ जानने लगती है। अब बातचीत करते करते 4 दिन का समय बीत जाता है और 4 दिन के बाद वह लड़की कहती है कि तुम हो कहाँ पर, कुछ तो भेजो, कुछ वीडियो या कुछ भी। तब वो अपनी एक 30 से 40 सेकंड की वीडियो बनाकर भेजता है और तब उस वीडियो में वो कुछ नहीं भेजता है बल्कि सबूत देता है और उसी सबूत से कुछ हाथ लगता है। दरअसल जिस होटल के सामने खड़े होकर वो बातचीत कर रहा था, जिस होटल के सामने उसने ये वीडियो बनाया था, वो होटल था
फॉर्चून, जो कि बासी नवी मुंबई में था। इतना ही जानते थे आईपीएस ऑफिसर और उन्होंने फिर तय कर लिया था कि लड़का फिलहाल मुंबई के अंदर है और लड़की साथ में है या नहीं है। लड़की को ऐसा तो नहीं है किसी को बेच दिया हो या लड़की के साथ कुछ ऐसी कोई अनहोनी या घटना हो गई हो। अभी लड़की के संबंध में कोई बातचीत नहीं हो रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन बातचीत चल रही थी सिर्फ लड़के से और लड़की से, यानी कि कोमल से। कोमल ने एक दिन कहा कि सरबजीत, मुझे आपका नंबर चाहिए और जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं अपने आप से कॉल करूंगी और अगर तुम्हें ज़रूरी समझो तो नंबर दे देना, नहीं तो हम मैसेंजर पर यूं ही बातचीत करते रहेंगे। अब सुरजीत का कोमल के प्रति विश्वास बेहद बढ़ चुका था। सुरजीत ने अपना नंबर जैसे ही अपने मैसेंजर पर अपलोड किया, ये नंबर पुलिस के हाथ पहुंच चुका था। पुलिस इस नंबर की सीडीआर निकलवाती है और एक ही नंबर था जिससे वो लगातार बातें कर रहा था और वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि जिस मकान में वो रह रहा था उसी का था। उस मकान मालिक को बहुत प्यार से समझाया जाता है कि हम उत्तर प्रदेश की पुलिस बात कर रहे हैं, प्रयागराज से। कोई भी होशियारी करने की कोशिश मत करना, कोशिश की तो शायद तुम्हारा अंजाम बहुत ख़राब होगा। इसलिए हमने तस्दीक करने के लिए फ़ोन किया है कि ये जो सुरजीत है जो तुम्हारे पास रहता है, अकेला है या किसी के साथ है, जो भी है सही सही बताओ। मकान मालिक पुलिस के डर की वजह से बिल्कुल सही सही बात इन्फॉर्मेशन दे देता है और सही सही इन्फॉर्मेशन मिलते ही पुलिस यहाँ से सक्रिय हो जाती है। एक टीम जाती है सीधा मुंबई और मुंबई में उसके घर पर रेड मारती है। जिस घर में वो लड़की, जिसका नाम संतोषी है, संतोषी जो कि 17 मार्च से गायब थी, सुरजीत के साथ थी, उसी के घर में थी। इस कहानी से, इस घटना से एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो चुकी कि उसको संतोषी से बिल्कुल भी प्रेम नहीं था। प्रेम होता तो जाहिर सी बात है वो कोमल से बिल्कुल बातचीत नहीं करता, क्योंकि वो जिस संतोषी को 14 मार्च को लेकर गया था और कोमल से वो 5 या 7 अप्रैल से बातचीत करनी शुरू कर दी थी और 4-5 दिन लगातार बातचीत करता रहता है और वो दिन आ जाता है, यानी कि 19 अप्रैल 2022 को आखिरकार मुंबई के उस घर से दबोचकर पुलिस लेकर आती है। तो पता चलता है कि उसने उस लड़की के साथ कुछ गलत भी किया था। उसके बाद उस लड़के के साथ जब ज़बरदस्ती से पेश आया जाता है तो उसके मंसूबे कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे। उस लड़की के साथ कुछ गलत करने की फिराक में था। फिलहाल इस मामले की पूरी जांच की जा रही है, लेकिन जैसे ही ये बात सोशल मीडिया पर आती है कि एक आईपीएस ऑफिसर जिसका नाम है चिराग जैन की ये पहली पोस्टिंग उस घूरपुर थाने में थी और किस तरह से चिराग जैन ने, आईपीएस ऑफिसर ने, इस मामले का खुलासा किया है। वो सुरजीत को मुंबई से खींच कर ले आए हैं अपने थाने में और वहाँ से इनकी मेडिकल परीक्षण कराने के बाद उसके खिलाफ और धाराओं में मुकदमा लगाने के बाद उसको जेल भेज दिया गया है। ये वाकई काबिले गौर वाली बात है। सब लोग आईपीएस ऑफिसर चिराग जैन की लगातार तारीफ कर रहे हैं। मैं दोस्तों एक बात कहना चाहता हूं कि क्राइम पेट्रोल देखकर ज़रूरी नहीं है कि अपराध ही सीखा जाए। क्राइम पेट्रोल देखकर आप आईपीएस भी बन सकते हैं। क्राइम को कैसे कम किया जा सकता है, क्राइम को कैसे हल किया जा सकता है, ये भी सीख सकते हैं और यही सीखा है चिराग जैन ने, इस आईपीएस ऑफिसर ने। इस बात की तारीफ ना की वहाँ के एसपी कर रहे हैं, आईजी, डीआईजी भी तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस चिराग जैन की जमकर तारीफ हो रही है। ऐसे ऑफिसर की बात की जाए तो हर थाने में हर जगह ज़रूरत है, ताकि किसी भी माँ बाप को, किसी भी बेटी को आसानी से कम समय में इंसाफ मिल सके। दोस्तों जब ये लड़की अपने घर वापस आती है, उसके 164 के बयान होते हैं और अपनी माँ को पूरी कहानी बताती है, तो ऑफिसर के लिए उसकी माँ के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती है कि बेटा तुम हमेशा खुश रहो, तरक्की करते रहो। ये शब्द थे आईपीएस ऑफिसर चिराग जैन के लिए। दोस्तों अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।